आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मूर्ति कला तथा मंदिर निर्माण की शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मूर्ति बनाने की शैली। मूर्ति बनाने की शैली, तो देखिए मूर्ति बनाने की 3 शैली थी, गंधार शैली और मथुरा शैली और अमरावती शैली। देखिए कुछ जो है यहाँ पे देखिए टेक्स्ट जो है ब्लर हो गया है, तो हम जो बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो देखिए मूर्ति बनाने की कितनी शैली थी? 3 शैली, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंधार शैली के बारे में। तो आपके सामने देखिए ये गंधार शैली है। तो देखिए गंधार शैली में बोला गया है कि इस शैली का जो विकास हुआ कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो देखिए गंधार शैली का जो विकास हुआ कब हुआ? कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क, कौन? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि गंधार शैली कौन से वंश के समय में ज़्यादा विकसित हुआ? तो कुषाण वंश, और शासक पूछेगा तो कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है आप ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस तरीक़ा से गंधार शैली बनाया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले इस शैली में मूर्ति मिट्टी, चूना और प्लास्टर को मिलाकर बनाई जाती थी, लेकिन इस प्रकार की मूर्ति बहुत ही कमज़ोर होती थी, इसलिए बाद में यह काले और भूरे रंग के पत्थरों से बनाए जाने लगा। तो देखिए शुरू में क्या था कि गंधार शैली मूर्ति जो था मिट्टी, चूना और प्लास्टर से मिलाकर बनाई जाती थी, लेकिन ये बहुत कमज़ोर होता था, इसलिए बाद में क्या किया? काले और भूरे रंग के पत्थर से बनाए जाने लगा। ये मूर्तियाँ मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में बनाई जाती थी। तो देखिए गंधार शैली की जो मूर्तियाँ हैं कहाँ बनाई जाती थी? पश्चिमोत्तर भारत में बनाई जाती थी, जिसका प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। कहाँ था? तक्षशिला। नेक्स्ट जो यहाँ पे है कि इस शैली की 95% मूर्तियाँ महात्मा बुद्ध की बनी थी। क्या बना था? महात्मा बुद्ध की। और कितना परसेंट? 95%। नेक्स्ट है इस शैली में महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। तो गंधार शैली में क्या था कि महात्मा बुद्ध के बहुत बड़े घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। इस शैली में महात्मा बुद्ध को बहुत बलशाली और बलिष्ठ शरीर यानी गठीला योग करते हुए ध्यान की मुद्रा में और युवा अवस्था में दिखाया गया है। तो गंधार शैली में महात्मा बुद्ध को क्या दिखाया गया है? बहुत बलशाली, वशिष्ठ शरीर वाला यानी गठीला शरीर वाला, योगा करते हुए और ध्यान की मुद्रा और युवा अवस्था को दिखाया गया है। नेक्स्ट है इसमें महात्मा बुद्ध के पीछे होलो मंडल। देखिए इस शैली में क्या था कि महात्मा बुद्ध के पीछे क्या था? होलो मंडल या प्रभा मंडल शेप दिखाया गया है। प्रभा मंडल शेप दिखाई गई है और कपड़े को दोनों ओर से लपेटकर पूरा शरीर ढका हुआ है। इस शैली का उल्लेख वैदिक एवं सांस्कृतिक साहित्य में भी है। तो देखिए इस शैली का जो उल्लेख है कहाँ है? वैदिक और सांस्कृतिक साहित्य में भी है, और यह काल यूनान से प्रभावित था। यह कला जो था यूनान से क्या था? प्रभावित था, इसलिए इसे ग्रीक इंडियन क्या कहा जाता है? इस शैली को, गंधार शैली को ग्रीक इंडियन कला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इस काल में मूर्ति बैठी, खड़ी, आंख बंद, योगा और ध्यान मुद्रा में बनाई गई है। तो इस काल में मूर्ति जो था क्या ऐसा बनाया गया है? बैठी हुई, खड़ी, आंख बंद और योगा और ध्यान मुद्रा में बनाया गया है। यह शैली अपोलो देवता से प्रभावित था। यह जो शैली था क्या था? अपोलो देवता से क्या था? प्रभावित था। नेक्स्ट है अब यहाँ से हमको पढ़ना है मथुरा शैली। क्या पढ़ना है? मथुरा शैली। मथुरा शैली का विकास मुख्यतः उत्तर भारत में हुए थे। कहाँ हुए थे? उत्तर भारत में हुए थे मथुरा शैली का विकास। और मथुरा शैली देखिए इस तरीके से बनाया जाता था, आप चित्र में देख सकते हैं। आगे इसके बारे में बताया गया है कि मथुरा, वाराणसी, कौशाम्बी इसके प्रमुख केंद्र थे। यानी मथुरा शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा था, वाराणसी था, कौशाम्बी था इसका प्रमुख केंद्र। इसकी शुरुआत मथुरा से हुई, इसलिए इसे मथुरा शैली कहा जाता है। नेक्स्ट है इस शैली में चौड़ा सीना और बलहीन नग्न मूर्तियां भी थी। तो देखिए इस शैली में क्या था? चौड़ा सीना, बल विहीन और नग्न मूर्तियां थी। ज्यादातर मूर्तियां में बायां हाथ और अस्नायात थे। क्या था? अस्नायात था, और दाहिने हाथ
को अभय मुद्रा यानी आशीर्वाद मुद्रा में उठाए हुए है और कपड़ा बाएं कंधे पर पकड़े हुए हैं। तो इस मुद्रा में दिखाया गया था। नेक्स्ट है, इस शैली में 3 धर्म की मूर्तियां मिलेगी, बौद्ध, जैन और हिंदू। तो देखिए मथुरा शैली में 3 धर्म की मूर्तियां मिलता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की। ठीक है, यह शैली पूर्णतः भारतीय शैली थी। तो मथुरा शैली ही क्या था, पूर्णतः भारतीय शैली थी। इसमें लाल रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा हमको पढ़ना है अमरावती शैली। कौन सा शैली, अमरावती शैली। इस शैली का विस्तार मुख्यतः दक्षिण भारत में थी। कहाँ थी, दक्षिण भारत में थी। और इस तरीक़ा से देखिए यहाँ पे बनाया गया है अमरावती शैली। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में जो बताया गया है कि इस शैली में पूजा और योग को दिखाकर कहानियों को दिखाया गया है। तो देखिए इस शैली में क्या है, पूजा और योग को दिखला करके कहानियों को दिखाया गया है। इसमें कई मूर्तियां एक साथ बनाई गई थी। इस शैली की मूर्तियां मुख्यतः सफ़ेद संगमरमर की बनाई जाती थी। तो देखिए अमरावती शैली में क्या था कि मूर्तियां मुख्यतः सफ़ेद संगमरमर से बनाई जाती थी। और इस काल की मूर्तियां जातक कथाओं की थी। किसकी थी, जातक कथाओं की थी। और इसे चित्रण के माध्यम से बनाया जाता था। नेक्स्ट है, यह दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के अमरावती नामक स्थान पर विकसित हुआ, इसलिए इसे अमरावती शैली कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ टेबल दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है शैली, फिर जगह, रंग, वंश, धर्म, अवस्था और संकेत। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए गंधार शैली है। कौन सा शैली, गंधार शैली। और ये किस जगह पर फली फूला था, तो पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में। और गंधार शैली में जो मूर्तियाँ बनाया जाता था तो उसका कलर कैसा था, तो काला। और ये कौन से वंश में फला फूला, तो कुषाण वंश के समय। और ये जो गंधार शैली में किसका मूर्ति बनाया जाता था, तो बौद्ध धर्म, बुद्ध भगवान का। अवस्था क्या था, योगा अवस्था को दिखाया जाता था। और संकेत क्या था, चिंता का संकेत दिखाता था। दूसरा है मथुरा। मथुरा शैली कहाँ विकसित हुआ, उत्तर भारत में। उसका जो मथुरा शैली का मूर्ति बनाया जाता था किस रंग का होता था, लाल रंग का। और ये किस वंश के समय फली फूला, तो कुषाण वंश के समय। और इस शैली में कौन कौन से धर्म के मूर्ति बनाए जाते थे, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। अवस्था क्या था, आशीर्वाद या प्रसन्नता को दिखाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है अमरावती शैली। ये कहाँ, ये अमरावती शैली कहाँ स्थित था, कौन से क्षेत्र में, तो दक्षिण भारत में। और ये अमरावती शैली में जो मूर्ति बनाया जाता था उसका रंग कैसा था, सफ़ेद। और ये कौन सा वंश में फली फूला, तो सातवाहन वंश के समय। और कौन सा धर्म से संबंधित अमरावती शैली, बौद्ध धर्म से। और देखिए अवस्था क्या था, ग्रुप और कहानी। ठीक है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये रहा। और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अभी, वो पढ़ने वाले हैं स्थापत्य कला। क्या, स्थापत्य कला। तो देखिए स्थापत्य कला जो है, यहाँ पे भारत में स्थापत्य कला में मंदिरों के निर्माण की शैली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो भारत में स्थापत्य कला में मंदिरों के निर्माण की शैली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। भारत में प्रमुख रूप से मंदिरों के निर्माण की जो शैली है वह मौर्य काल से प्रारंभ होती है। तो भारत में प्रमुख रूप से मंदिरों के निर्माण की जो शैली है वह मौर्य काल से प्रारंभ होती है और गुप्त काल में अपना चरम सीमा पर पहुंच जाती है। मंदिरों का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल की है। जो आप अब वर्तमान में मंदिरों को जो स्वैप देखते हैं, बनावट देखते हैं, वो मंदिर जो थे क्या थे, वर्तमान में स्वरूप में गुप्त काल के वो मंदिर है। यहाँ पे देखिए मंदिर निर्माण की शैली, मंदिर निर्माण की शैली बताया गया है। पहला है नागर शैली में बनाया जाता था, और द्रविड़ शैली या विमनन शैली या बेसर शैली। तो देखिए मंदिर निर्माण जो था 3 शैली में किया गया है, नगर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नागर शैली। क्या पढ़ेंगे, नागर शैली। तो देखिए नागर शैली का मंदिर उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। तो नागर शैली का जो मंदिर है कहाँ देखने को मिलता है, उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताया गया है कि ऊपर जो होता है, तो देखिए ये जो है
यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है बीच में, ये गर्भगृह होता है। क्या होता है? गर्भगृह। और इसके जस्ट ऊपर क्या होता है? शिखर कहलाता है। और यहाँ पे होता है अमालक होता है। क्या होता है? अमालक। और ये जो 3 को आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो मंदिर जैसा दिख रहा है, ये इसको मंडप कहा जाता था और इसको संघ कहा जाता है। जो सीढ़ी नुमा जो आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। तो इसी के बारे में हम डिटेल नीचे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम नीचे डिटेल में इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये जो है पहला पॉइंट इसमें बताया गया कि उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक मिलते हैं। यह जो तो शैली है, ये उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक मिलते हैं। नागर शैली की मंदिर का जो गुंबद होता है वह नीचे चौड़ा होता है और जैसे जैसे ऊपर जाता है पतला होता जाता है। यह गुंबदीय रेखीय होता है जिसे शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता था। शिखर के ऊपर एक रिंग बना दिया जाता है जिसे अमालक कहा जाता है, जो कि आपको फिगर में बता चुके हैं। अमालक कहा जाता था। और अमालक के ऊपर एक कलश रखा जाता था। अमालक के ऊपर क्या रखा जाता था? कलश। देखिए, अमालक ये है, यहाँ पे देख लीजिए, अमालक ये है। अमालक ऊपर क्या है? एक कलश और ऊपर एक छड़ी नुमा दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए अमालक के ऊपर क्या था? कलश रखा जाता था। क्या रखा जाता था? कलश रखा जाता था। और कलश के बगल में एक ध्वज रखा जाता था। क्या रखा जाता था? ध्वज रखा जाता था, यानी झंडा। नेक्स्ट है, इसके शिखर ऊंचे नहीं होते थे। इसके जो शिखर था क्या था? ऊंचे नहीं होते थे। और शिखर के नीचे भगवान की मूर्ति रखी जाती है। जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं, इसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है, जहाँ भगवान की प्रतिमा रखी जाती है। नीचे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि पूरे मंदिर का सबसे प्रमुख जगह गर्भगृह होता है। तो देखिए, पूरे मंदिर का सबसे जो प्रमुख जगह होता है वो क्या होता है? गर्भगृह ही होता है। गर्भगृह में ज़्यादातर भीड़ ना हो इसलिए उसमें कोई भी मंडप बने होते हैं। देखिए, गर्भगृह में ज़्यादा भीड़ ना हो इसलिए उसमें कई मंडप बने होते हैं ताकि वहाँ लोग प्रतीक्षा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्भगृह के दरवाजे पर गंगा और यमुना की मूर्ति होती थी। तो देखिए, गर्भगृह के दरवाजे पर क्या था? गंगा और यमुना की मूर्ति होती थी। नेक्स्ट है, इस शैली की मंदिर में 2 प्रकार की सीढ़ी होती थी। शुरुआत की जो सीढ़ी होती है उसे जगती या चबूतरा, अगली सीढ़ी को कहा जाता था? पीठ कहा जाता था। तो देखिए, इस शैली के मंदिर में 2 प्रकार की सीढ़ी होती थी। शुरुआत का जो सीढ़ी होता है उसको क्या कहा जाता है? जगती या चबूतरा। और अगली सीढ़ी को कहा जाता है पीठ कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गर्भगृह और मंडप के बीच खाली जगह नहीं होते थे। तो देखिए, गर्भगृह और मंडप के बीच खाली जगह नहीं होते थे। और गर्भगृह के अंदर की पदरछिन या परिक्रमा होता था। क्या होता था? परिक्रमा होता था। नागर शैली की मंदिर कभी भी अकेली नहीं होती थी। नागर शैली की जो मंदिर थी कभी भी अकेली नहीं होती थी। इसे 5 मंदिर के ग्रुप में बनाया जाता था, इसलिए इसे पंचायतन शैली कहा जाता है। तो देखिए, नागर शैली को क्या कहा जाता है? पंचायतन शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस मंदिर के चारों ओर बाउंड्री नहीं रहती थी। यहाँ किसी भी प्रकार का तबादला नहीं होता था क्योंकि उत्तर भारत में नदियों की कोई कमी नहीं है और मंदिर में कोई भव्य गेट नहीं होता है। इस शैली की कई विशेषता थी जो उड़ीसा में है। उसे उड़िया शैली, उसकी एक शाखा मध्य प्रदेश में है जो कंदरिया महादेव खजुराहो का मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसी शैली की कई विशेषता जो उड़िया में है। उड़िया शैली, इसकी एक शाखा मध्य प्रदेश में है जो कंदरिया महादेव और खजुराहो का मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट है, इस शाखा गुजरात में भी है। ये एक शाखा गुजरात में भी है जिसे सोलंकी शैली कहते हैं।
तो याद रखिएगा, एक शैली जो है कहाँ है, गुजरात में भी है, जिसको सोलंकी शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब पढ़ना है बमनन शैली या द्रविड़ शैली। तो देखिए, द्रविड़ शैली का विकास चोल और पल्लव काल में हुए थे। तो द्रविड़ शैली का जो विकास हुआ किसके शासनकाल में हुआ, चोल वंश और पल्लव वंश के समय हुआ था। यहाँ पे देखिए, ये जो मंदिर बनाया गया है यही है द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर। अब फोटो में जो दिख रहा है मंदिर, उसका नाम बताइए कि कौन सा मंदिर का तस्वीर है। तो ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमें बताया जा रहा है कि ये मंदिर हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में पानी की कमी होती थी, इस शैली में वहाँ तालाब होते थे। तो देखिए, यहाँ जो था दक्षिण भारत में पानी की कमी होती थी, इसलिए इसके प्रांगण में क्या होता था, तालाब होते थे। यह शैली कृष्णा नदी से लेकर पूरी दक्षिण भारत में है और इस शैली के भव्य मेन गेट होते हैं। तो इस शैली में क्या होता था कि भव्य मेन गेट होते थे, जिसमें हम लोग इंट्रेस या गोपुर कहते थे। क्या कहते थे, इंट्रेस या गोपुर कहते थे। नेक्स्ट है, मेन गेट के कारण ही यह चार दीवारी बनी होती थी। तो देखिए, मेन गेट के कारण ही वहाँ क्या होता था, चार दीवारी बनी होती थी। यह मंदिर भी पंचायतन शैली में ही था। यहाँ जो था ये मंदिर भी क्या था, पंचायतन शैली में भी होता था। मंदिर बीच में रहती थी। इस शैली के मंदिर सीढ़ीनुमा होती थी। तो देखिए, मंदिर बीच में रहती थी और इस शैली में मंदिर सीढ़ीनुमा होती थी और सीढ़ीनुमा को ही विमनन कहा जाता है। विमनन कहा जाता है। इसी कारण इस शैली को विमनन शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विमनन शैली में मंडप और गर्भगृह सटा नहीं रहता है। तो देखिए, विमनन शैली में क्या होता है कि मंडप और गर्भगृह सटा नहीं रहता है, इसमें अंतराल रहता है, यानी दूरी होता है, क्योंकि यही कारण परिक्रमा होता है। क्योंकि यहीं पर क्या होता है, परिक्रमा होता है। नेक्स्ट है, गर्भगृह के बाहर दरवाजे पर यक्ष और याचनी की मूर्ति लगी रहती है। तो गर्भगृह के बाहर क्या होता है, यक्ष और याचनी की मूर्ति लगी हुई रहती है। ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ना है हमको बेसर शैली। क्या पढ़ना है, बेसर शैली। यह शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप है। तो देखिए, बेसर शैली जो है क्या है, द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रित है, इसलिए ये बेसर शैली है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट इसमें बताया गया है कि यह शैली बिंद से कृष्णा नदी तक मिलता है। यह शैली कहाँ मिलता है, यह बिंद से कृष्णा नदी के बीच में मिलता है। इसमें खुले प्रदक्षिणा पथ होता है और मंडप बहुत सुसज्जित होता है। तो देखिए, बेसर शैली में क्या होता है कि खुले प्रदक्षिणा पथ होता है और मंडप बहुत सुसज्जित होता है, यानी सजाए हुए होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ प्रमुख शैली के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। प्रमुख शैली के उदाहरण देखिए, जैसे नागर शैली में मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में है। नागर शैली में बना हुआ है मीनाक्षी मंदिर, जो कहाँ स्थित है, मदुरई में। उसके बाद है विजयनगर शैली यानी विट्ठल स्वामी मंदिर विजयनगर में है और लोटस महल ये हम्पी में है, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ बताया कि प्रमुख मंदिर और उसकी शैली, जैसे यहाँ पे नागर शैली है। भितरांगांव मंदिर ये कहाँ है, कानपुर में, और कौन सी शैली में बना है, नागर शैली में। 10वां अवतार मंदिर ये कहाँ है, झांसी में, और किस में बना है, नागर शैली में। लक्ष्मण मंदिर सिंहपुर, कहाँ बना है, सिंहपुर में लक्ष्मण मंदिर है, और कौन सी शैली में बना हुआ है, नागर शैली में। आगे देखिए कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में है और ये भी नागर शैली में बना हुआ है। और भी देखिए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, ये भी नागर शैली में बना हुआ है। उसके बाद है जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है, उड़ीसा में पड़ता है पुरी, यह भी नागर शैली में बना हुआ है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, यह भी नागर शैली में बना हुआ है।
अब यहाँ से पढ़ना है द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली में कौन कौन से मंदिर बना हुआ है, कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है, शिव मंदिर जो कि गंगई कोडचोलपुरम में है, और महाबलीपुरम रथ मंदिर यह महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ दिया गया है बेसर शैली के बारे में दिया गया है, जैसे डोडा बिसप्पा जो दंबल में है, और बादामी के मंदिर भी जो है किसमें बना है, बेसर शैली में बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक साथ बताने का प्रयास किया गया है, जैसे ये जो मंदिर आपको पूरा दिख रहा है ये जो है पूरा मंदिर नागर शैली में है, और ये जो मंदिर पूरा बना हुआ है द्रविड़ शैली में, और ये जो मंदिर बना हुआ है बेसर शैली में बना हुआ है। तो तीनों को एक साथ देखकर आप डिफरेंस पता कर सकते हैं कि कौन से मंदिर कैसे बनाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं राजपूत काल के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।